नमस्कार, आप सभी का रमेश रुयल यूट्यूब चैनल पर बहुत हार्दिक स्वागत है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने 28 जून 2018 को अधिसूचना प्रकाशित करके प्राइमरी टीचर भर्ती की योग्यता में बीएड को शामिल कर दिया। उसके बाद राजस्थान ही नहीं पूरे भारत के अंदर इस अधिसूचना पर विवाद हो गया। मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। अब सवाल यह है कि मामला क्या सुप्रीम कोर्ट से निपट पाएगा, कब तक निपटेगा, क्या सुप्रीम कोर्ट से ये अधिसूचना रद्द हो पाएगी। सवाल ये आ रहा है कि एमएचआरडी का 30 मई 2018 के लेटर को भी रद्द कर दिया था राजस्थान हाईकोर्ट ने। इस अधिसूचना को एनसीटी की 28 जून 2018 अधिसूचना को बनाने की क्या प्रोसेस रही, कैसे बनाया गया, कुछ नए और तथ्य सामने आए जिसमें पॉलिसी मैटर को लेकर के क्या जिक्र है, इसके बाद में क्या तथ्य रखे गए। इसके बाद में ये भी सामने आया कि 30 मई के लेटर से पहले कुछ और मीटिंग एनसीटी की हुई थी और एमएचआरडी की हुई थी। 2016 में केवीएस का क्या रोल था, इससे पहले 2010 और 11 के अंदर भी कुछ बातें विपक्ष की तरफ से कही गई, उसमें क्या है, तमाम चीज़ों को लेकर के इस वीडियो में चर्चा करूंगा, जिसके बाद में आपको मालूम चल जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट से क्या यह अधिसूचना रद्द हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, क्या रीट L1 में बीएड शामिल हो पाएगी। तमाम चीज़ों के लेकर के आपके सवाल हैं। उन सवालों से पहले इस एनसीटी के 28 जून 2018 अधिसूचना बनाने की प्रोसेस का प्रक्रिया को पूरा कच्चा चिट्ठा आपके सामने रखा जाएगा, किस प्रोसेस से कैसे बने। आपको मालूम है कि पीआरटी में बीएड शामिल को लेकर एनसीटी ने बीएसटीसी, जेबीटी, ईटीटी, डीएलईडी छात्रों के खिलाफ 2 अधिसूचना लेकर के आई थी। सबसे पहले लेकर आई 28 जून 2018, उसके बाद दूसरी अधिसूचना 13 अक्टूबर 2021 को लेकर आई। 13 अक्टूबर 2021 की अधिसूचना को लेकर के किस प्रोसेस से बनी, कैसे बनी, किस प्रक्रिया, किस नियम, उसको लेकर के मैंने एक पूरा वीडियो बनाया, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दिया हुआ है, आप जाकर के देख सकते हैं, मेरे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। क्या वो अधिसूचना 28 जून 2018 अधिसूचना को रद्द करवाने में सहयोग करेगी या बीएड को या एनसीटी एमएचआरडी को केस जिताने में हेल्प करेगी, उस बात पर भी मैंने उस वीडियो में चर्चा करी है। उस अधिसूचना का क्या रोल है। सबसे पहले 28 जून 2018 अधिसूचना बनाने की प्रोसेस पर चर्चा करते हैं, किस प्रोसेस से, किस नियम से, कैसे बने। हालांकि मैंने इस प्रोसेस को लेकर के कई बार बताया, लेकिन कुछ नई चीज़ें और हैं, वो इस वीडियो के माध्यम से मैं बताऊंगा। सबसे पहले बात की जाती है कि ये प्राइमरी टीचर भर्ती में बीएड शामिल करने का मामला 2018 में नहीं है, इससे पहले भी आया था। 2010-11 के अंदर कुछ राज्य थे, जिसमें उत्तर प्रदेश था, 1-2 स्टेट और था, जिन्होंने डिमांड करी थी एमएचआरडी और एनसीटी दोनों से कि प्राइमरी टीचर भर्ती के अंदर बीएड को शामिल कर कीजिए, और उसमें उन्होंने 6 मंथ ब्रिज कोर्स का उल्लेख किया था कि ये करवा करके आप कर सकते हैं। और उन्होंने रीजन सेम बताया था कि शॉर्टेज है कैंडिडेट की। उस समय एनसीटी ने अपने काउंसिल के अंदर मीटिंग लेकर के और तमाम चीज़ों की प्रोसेस के माध्यम से एनसीटी ने एमएचआरडी और उन राज्यों को मना कर दिया था कि प्राइमरी टीचर भर्ती के अंदर बीएड शामिल नहीं कर सकते। मात्र एमएचआरडी भारत सरकार का शिक्षा मंत्रालय छूट दे सकता है विशेष प्रोविज़न के तहत, जो आपके आरटीआई सेक्शन में जो दिया हुआ है उसके तहत, आरटीआई नहीं, आरटी एक्ट है जो 2009 का, उस सेक्शन में प्रावधान है, उसके तहत आप उनको छूट दे सकते हैं। उस समय साफ साफ एनसीटी ने मना कर दिया था। जो 2010 और 11 के सवाल जो उठा रहे हैं उन पर भी आऊँगा। उसके बाद 2016 के अंदर कैसे ये कानून बना, 28 जून 2018 अधिसूचना कैसे बनी। आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखेंगे, पूरा आनंद आएगा, आपको मालूम चल जाएगा कि क्या प्राइमरी टीचर भर्ती में बीएड शामिल हो पाएगी और क्या सुप्रीम कोर्ट से यह अधिसूचना रद्द हो पाएगी। हालांकि राजस्थान हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है, मामला सुप्रीम कोर्ट में है। 18 मई 2016 को केंद्रीय विद्यालय संगठन एनसीटी को एक पत्र लिखता है और वो कहते हैं कि प्राइमरी टीचर भर्ती जो हमारी केवीएस की है उसमें बीएड को शामिल करने की अनुमति दीजिए, और उसके बाद वो परमिशन मांगते हैं। उसके साथ में ये भी कहते हैं कि 6 मंथ का जो ब्रिज कोर्स है वो हम
करवाने की अनुमति के साथ प्राइमरी टीचर भर्ती में बीएड शामिल करने की अनुमति दीजिए, 6 मंथ का ब्रिज कोर्स करने की अनुमति के साथ। उसके बाद एनसीटी क्या करती है वो आपकी स्क्रीन पर है, वो लेटर की जो क्या लिखा गया था, जो उसका शॉर्ट में वो मैं साथ में बताता चाह रहा हूँ और जा रहा हूँ, और आपका पूरा जो लेटर है वो स्क्रीन पर है। 18 मई 2016 को केवीएस एनसीटी को लेटर लिखता है। उसका रिप्लाई 28 जून 2016 को एनसीटी केंद्रीय विद्यालय को लेटर लिखती है। उस लेटर में जवाब देती है कि प्राइमरी टीचर भर्ती में बीएड को हम शामिल नहीं कर सकते, आप भारत सरकार से या विशेष अनुमति से छूट ले सकते हैं। और कहती है कि जो डीएलईडी कोर्स है और जो बीएड कोर्स है दोनों के सिलेबस में डिफरेंस है, दोनों के पेडागोजी में डिफरेंस है, इसलिए इसके लिए हमको एक एक्सपर्ट कमेटी गठित करनी पड़ेगी और आपका मैटर हमने संज्ञान में लिया है और हम इस मैटर को एग्जामिन करेंगे। ये प्रोसेस में मुख्य तौर पर उस लेटर में एनसीटी केंद्रीय विद्यालय संगठन को जवाब देती है। मामला यही खत्म नहीं होता है, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय संगठन के सबसे ज़्यादा समस्या थी। उसके बाद केंद्रीय विद्यालय संगठन क्या करता है, उसको मालूम चल गया कि एनसीटी तो शामिल नहीं करेगी, क्योंकि 10-11 के अंदर एनसीटी ने मना कर दिया था, कुछ एक राज्यों की समस्या थी। उसके बाद वापस एनसीटी ने केवीएस को मना कर दिया। अब केंद्रीय विद्यालय संगठन क्या करता है, 28 फरवरी 2018 को भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय को एक पत्र लिखता है। वो लेटर क्यों लिखता है कि केवीएस में क्या होता है कि केवीएस एक ऑटोनॉमस बॉडी है, जो उसकी गवर्निंग होती है, जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस की और तमाम प्रोसेस की वो भारत सरकार के केंद्रीय शिक्षा मंत्री उसकी मीटिंग करते हैं, उसकी गवर्निंग करते हैं। और वो एक ऑटोनॉमस बॉडी है, उसकी मीटिंग जो होती है उसकी जो अध्यक्षता है वो भारत सरकार के केंद्रीय शिक्षा मंत्री करते हैं, चाहे रिक्रूटमेंट के प्रोसेस को लेकर हो, चाहे नियम हो, चाहे तमाम चीज़ें मैनेजमेंट को लेकर के शिक्षा मंत्री ही उसकी मीटिंग की अध्यक्षता करते हैं। इसलिए पूरी चीज़ें तय थी। 28 फरवरी को केंद्रीय विद्यालय संगठन भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय को पत्र लिखता है और पत्र में क्या कहता है कि प्राइमरी टीचर भर्ती में बीएड को शामिल कीजिए, 6 मंथ का ब्रिज कोर्स और अपॉइंटमेंट के 2 साल के अंतर्गत करवाने के प्रोविज़न के साथ बीएड को शामिल कीजिए। और भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय को केवीएस ज्ञान देता है लेटर में लिख करके कि आप आरटी एक्ट जो 2009 है उसकी सेक्शन 35 का क्लोज 1 और 23(1) क्लोज के तहत आप प्राइमरी टीचर भर्ती के अंदर बीएड को शामिल कर सकते हैं। लेकिन एक बहुत शानदार बात लिखी गई जो केवीएस ने अपने लेटर में सही बात लिखी थी कि आरटी एक्ट के तहत आप एनसीटी को गाइडलाइन इश्यू कर सकते हैं। जो 35 की धारा और 23 की धारा लिखी है उसमें उन्होंने कहा है कि आप गाइडलाइन, नॉट डायरेक्शन, डायरेक्शन मतलब निर्देश, आप डायरेक्शन नहीं, आप गाइडलाइन, और गाइडलाइन इज नॉट मैंडेटरी टू द एनसीटी। गाइडलाइन को माने या नहीं माने, गाइडलाइन का मतलब सलाह है, आपने इश्यू किया उसमें उनको क्या करना है वो एक मैंडेटरी के प्रोविज़न में नहीं आती। ये एक नया तथ्य सामने आया है कि केवीएस ने जो एमएचआरडी को, जो कुछ और भी आएंगे आप पूरा देखिए, केवीएस ने 28 फरवरी 2018 को एमएचआरडी को लेटर लिख करके उसमें सेक्शन का, धाराओं का उल्लेख करता है, 35 की धारा और 23 की धारा आरटी एक्ट का। उसमें कहता है कि आप 2 साल के अंतर्गत ज्वाइनिंग के अंदर 6 मंथ का ब्रिज कोर्स के प्रोविज़न के साथ प्राइमरी टीचर भर्ती में बीएड शामिल करने की अनुमति दीजिए। ये लेटर आने के बाद एमएचआरडी उनसे जवाब मांगती है कि आप क्यों शामिल करवाना चाहते हैं। उसके बाद 28 मार्च 2018 को केंद्रीय विद्यालय संगठन, वो सभी लेटर आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं, एमएचआरडी को एक पत्र लिखती है और उसमें अपना पूरा डेटा ब्रीफ करती है और उसमें कहती है कि हमारे पास संख्या कम है। प्राइमरी टीचर भर्ती की जब हम विज्ञापन निकालते हैं तो उसमें हमारे पास नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो सीटेट पास अवेलेबल हैं वो कम है, इसलिए प्राइमरी टीचर भर्ती में बीएड को शामिल कीजिए।
मात्र संख्या का उल्लेख करते हैं और कोई क्वालिटी एजुकेशन कोई जिक्र नहीं करते, मात्र ओनली संख्या का उल्लेख करते हैं। यही 2010-11 के अंदर कुछ राज्यों ने, उत्तर प्रदेश और कुछ राज्यों ने जिक्र किया था संख्या अवेलेबल का, और सेम रीजन वो उल्लेख करते हैं। MHRD क्या करती है, 5 अप्रैल, 6 अप्रैल, 9 अप्रैल और 10 अप्रैल को मीटिंग होती है सचिवालय के अंदर। वहाँ पर अंडर सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, सचिव, और वहाँ से ऐसे 5 अप्रैल को लेटर आता है, इश्यू पुटअप होता है, उसके बाद आगे नेक्स्ट सेक्रेटरी को फॉरवर्ड किया जाता है 6 अप्रैल को, ऐसे 9 अप्रैल को, ऐसे बाद में जाते जाते 9-10 अप्रैल को मीटिंग होती है भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय के अंदर। उस मीटिंग की अध्यक्षता भारत सरकार के केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो उस समय थे वो उसकी अध्यक्षता करते हैं, और भारत सरकार के जो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के जो सचिव हैं वो उस मीटिंग में उपस्थित होते हैं। जो KVS ने जो फैक्ट प्रेजेंट किए थे वो फैक्ट और वो बातें रिकॉर्ड पर ली जाती हैं। जो KVS जिस धाराओं का उल्लेख करता है सेम धाराओं का उल्लेख करके, और भारत सरकार के शिक्षा मंत्री, नॉट मंत्रालय, मंत्री का लेटर था, मंत्री उस लेटर को साइन करके, मंत्री के निर्देश पर वो लेटर बना करके, और पूरा मंत्री का आप वो लेटर है वो NCT को लिखा जाता है। वही RT एक्ट की सेक्शन 35 की धारा को उल्लेख किया जाता है, और वो यूज करते हैं उसमें डायरेक्शन वर्ड, और वहाँ यूज किया जाता है गाइडलाइन वर्ड, और वही RT एक्ट की सेक्शन 23 और 35 की धाराओं का उल्लेख किया जाता है, और NCT को लेटर लिखा जाता है, और उसमें कहा जाता है कि केंद्रीय विद्यालय संगठन KVS ने हमारे पास ये रीज़न पेश किया है, और हमने इस पूरे रीजन को कंसिडर किया है, और उन्होंने जो प्रोविज़न बताया 6 मंथ का ब्रिज का, 2 साल के अंतर्गत का, वो भी हमने मांग लिए, उनकी धाराओं की भी हमने जो शर्तें हैं वो हमने अप्रूव कर दी हैं। अब NCT को बोला जाता है कि आपको डायरेक्शन है, आप इसका ड्राफ्ट बना करके और इसको संशोधन कीजिए। NCT क्या करती है, उसके बाद 23 मई 2018 को, 12 अप्रैल के बाद 23 मई 2018 को NCT केंद्रीय MHRD को लेटर लिखती है, और सवाल यही बनता है, जब NCT MHRD को 23 मई 2018 को लेटर लिखती है, उसके अंदर वो साफ मेंशन करती है MHRD KVS को छूट दे सकती है B.Ed शामिल करने के लिए प्राइमरी टीचर में। वो इसके साथ ये भी कहती है कि 2019 मार्च तक आप शामिल कर सकते हैं, उसके बाद नहीं कर सकते। परमानेंट कानून में संशोधन के लिए NCT 23 मई 2018 के लेटर में सहमत नहीं होती है। वो ओनली विशेष छूट के प्रावधान के तहत छूट होती है जैसे पहले दिया जाता था, क्योंकि संख्या का कारण था। 9, 10 मई, 12 अप्रैल के लेटर में कोई भी पॉलिसी मैटर का जिक्र नहीं है कि भारत सरकार की पॉलिसी है, तो उन्होंने विशेष छूट के प्रावधान का नेचर थी, क्योंकि लेटर वैसे ही नेचर का था, ओनली संख्या का रीजन था, तो उन्होंने कहा कि आप 2019 तक उनको प्रावधान देकर के, छूट देकर के शामिल कर सकते हैं। उसके बाद KVS का दिमाग खराब, भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय खराब, क्योंकि KVS के सामने समस्या आ गई कि वही छूट का प्रावधान। तब बाद में केंद्रीय विद्यालय संगठन राजस्थान हाईकोर्ट में MHRD और NCT के वकील ने बताया था और आर्गुमेंट किए थे कि 30 मई 2018 को वो लेटर आपके सभी के सामने आया था। 30 मई 2018 को MHRD NCT को एक लेटर लिखती है, और उस लेटर में कहती है कि NCT के पास को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है प्राइमरी टीचर भर्ती में B.Ed शामिल करने के लिए, और आपको डायरेक्शन है, और आपको इस डायरेक्शन के तहत आपको कंपलसरी है, आप अमेंड करके कानून की ड्राफ्टिंग बना करके हमको जल्द से जल्द भेजिए, हम इसको करेंगे। इस 30 मई 2018 के लेटर को ही BSTC, JBT, ETT, DLED छात्रों ने राजस्थान हाईकोर्ट के अंदर चैलेंज किया था, और यही लेटर राजस्थान हाईकोर्ट ने रद्द भी कर दिया है। 28 जून 2018 अधिसूचना को रद्द नहीं किया है, 30 मई 2018 के MHRD के लेटर को भी रद्द कर दिया है। ये एक समझने की बात है, और इसमें समझने की ये भी बात है
ये जो डायरेक्शन है वो एमएचआरडी ने नहीं, ओरिजिनली रूप से जब देखा जाए ग्राउंड स्तर तक तो केंद्रीय विद्यालय संगठन ने डायरेक्शन जारी किया था, क्योंकि सेम धाराओं का उल्लेख केंद्रीय विद्यालय संगठन को क्या जरूरत थी आरटी एक्ट का सेक्शन का उल्लेख करने की? क्या भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय को उन धाराओं का मालूम नहीं था? क्या दबाव बनाना चाहती थी वो धाराओं का उल्लेख? यदि उनको गाइडलाइन अपनी डिमांड रखनी थी तो जो उत्तर प्रदेश और कई राज्यों ने उस समय रखी थी उसी हिसाब से रखते ना, क्या ज़रूरत थी? इसका मतलब ये आया ओरिजिनली रूप से कि केंद्रीय विद्यालय संगठन डायरेक्शन दे रहा है एमएचआरडी को, उसको कानून की धाराओं को सिखा करके, और एमएचआरडी बाद में डायरेक्शन दे रहा है एनसीटी को। तो केवीएस के पास कौन सा पावर है डायरेक्शन देने का? उसका लेटर में धाराओं का उल्लेख कैसे किया उसने? अब सवाल ये आता है, ठीक है लेटर लिखने की सबकी आज़ादी, उन्होंने अपने तरीके से लिखा, लेकिन सवाल खड़े होते हैं। एमएचआरडी और एनसीटी के वकील राजस्थान हाईकोर्ट में ये कहते हैं कि 28 मई और 29 मई को एक और मीटिंग होती है, 30 मई का लेटर। उनसे पूछा गया कि भाई आपने कैसे कह दिया 23 मई का लेटर तो कह रहा है कि एमएचआरडी सहमत ही नहीं है, एनसीटी सहमत नहीं है, और आप कह रहे हैं कि 30 मई के लेटर में कह रहे हैं कि एनसीटी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो ये कैसे पॉसिबल है? जब इस बात पर चर्चा होती है तब एमएचआरडी और एनसीटी के वकील राजस्थान हाईकोर्ट में कुछ आर्गुमेंट रखते हैं और वो कहते हैं कि 28 मई और 29 मई को एमएचआरडी के सेक्रेटरी और भारत सरकार के केंद्रीय शिक्षा मंत्री और उसके साथ में केंद्रीय विद्यालय संगठन के कमिश्नर और एनसीटी के चेयरमैन, इन 3 लोगों की, 3 डिपार्टमेंटों की, विभागों की, अथॉरिटी की मीटिंग होती है आपस में, और वो मीटिंग ऑनलाइन बताई जा रही है। लेकिन जब रिकॉर्ड जांचा जाता है तो कोई मीटिंग नहीं होती। हो सकता है कि ओरली मीटिंग हुई होगी, फ़ोन पर बात हुई होगी, रिकॉर्ड में ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन वो कह रहे हैं कि मीटिंग हुई 28 और 29 मई को। रिकॉर्ड में कुछ भी नहीं, कोई मीटिंग नोट शीट नहीं है, क्योंकि मीटिंग का रिकॉर्ड हमने मांगा था। उस समय 28 और 29 मई की मीटिंग का कोई रिकॉर्ड नहीं बताया था। उन्होंने उस समय जो 10-11 अप्रैल को जो मीटिंग हुई थी, 12 अप्रैल को, उसी अप्रैल की मीटिंग का रिकॉर्ड बताया था। 30 मई का लेटर लिखने के लिए हमने मीटिंग का रिकॉर्ड मांगा था, लेकिन उन्होंने कहा कि 28-29 मई को लेटर, 28-29 मई को मीटिंग हुई। ठीक है, मान लेते हैं। अब सवाल इस मीटिंग पर होता है, जैसे आर्गुमेंट करोगे वैसे ही फंसती है एमएचआरडी और एनसीटी। जब आप पे ये मामला पॉलिसी का है और एनसीटी को पावर ऑफ अथॉरिटी है, तो उसकी मीटिंग में मात्र केवीएस को ही क्यों शामिल किया गया? सवाल ये बनता है। बाकी राज्यों से क्यों नहीं चर्चा की गई? या तो केवीएस शामिल नहीं होना चाहिए था। जब 2010-11 के अंदर भी डिमांड उठी थी, उस समय की मीटिंग में वो जो राज्य थे डिमांड करने वाले, वो कोई भी लोग उस मीटिंग में शामिल नहीं थे। लेकिन इस मीटिंग में उसको शामिल क्यों किया गया? जो काफ़ी लोग कह रहे हैं कि राज्यों को मीटिंग में शामिल करने का, राज्यों से राय लेने का क्यों सवाल खड़ा कर रहे हैं? ये सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है, क्या केंद्रीय विद्यालय संगठन की ही समस्या थी, या केंद्रीय विद्यालय संगठन को ही क्यों शामिल किया गया? समस्या थी, उसका ब्रीफ नोट आ गया था, ब्रीफ इंफॉर्मेशन आ गई, उसका गाइडलाइन, उसका लेटर आ गया, तो उस मीटिंग में उससे राय जानी गई, उसकी समस्या जानी गई, तो बाकी भी राज्यों से समस्याएं जाननी चाहिए थी। या तो केंद्रीय विद्यालय संगठन को ही मीटिंग में शामिल नहीं करते, यदि उसको मीटिंग में शामिल किया तो आपको बाकी राज्यों से भी राय लेनी चाहिए थी। ये सवाल होता है, ये पावर ऑफ अथॉरिटी का इश्यू नहीं रह पाया जब केंद्रीय विद्यालय संगठन को ओनली को मीटिंग में शामिल कर लिया जाता है। उसके बाद उनके एमएचआरडी की मीटिंग नोटशीट में कहीं पर भी 28-29 मई में कोई पॉलिसी मैटर का जिक्र नहीं। हाईकोर्ट में रखने से नहीं, रिकॉर्ड में, मंत्रालय के रिकॉर्ड में कोई भी पॉलिसी मैटर का जिक्र नहीं है। ये सवाल आते हैं। उसके बाद 30 मई को लेटर लिखा जाता है और उसके बाद कानून अमेंडमेंट हो जाता है। 28 जून 2018 को लेटर जारी, अधिसूचना जारी हो जाती है। अब विपक्ष कह रहा है कि पॉलिसी मैटर है, और मैंने पॉलिसी मैटर पर एक वीडियो बनाया था कि पॉलिसी मैटर
है या नहीं, उसको लेकर के पॉलिसी मैटर कैसे बनता है, विस्तार से चर्चा की थी। उसके बाद उनका सवाल आया कि एनसीटी ने अमेंडमेंट किया है 2010 के कानून में, 11 कानून में अमेंडमेंट किया जाता है तो उसको पार्लियामेंट से पास करवाने की ज़रूरत नहीं है और वो पॉलिसी मैटर बनता है। जब राजस्थान सरकार के मैंने कई कानून और नियमों के कैबिनेट से पास करने के एग्जाम्पल दिए थे। राजस्थान सरकार अपने नियमों में, पुराने नियमों में संशोधन ही करती है, नए नहीं बनाए थे। कंप्यूटर टीचर भर्ती के लिए नए बनाए थे, बाकी कई भर्तियों की योग्यताओं में संशोधन करती है, शिक्षा मंत्रालय भी करता है। तो वो कैबिनेट मीटिंग से पास होते हैं। क्यों? क्योंकि वो पॉलिसी मैटर बनता है। कानून तो पहले के बने हुए हैं, आज 75 साल हो गए आज़ादी के, कानून नहीं बने हुए गए योग्यताओं के, कानून तो बने हुए हैं, उनमें संशोधन करने के लिए बाद में कैबिनेट से कुछ जाना ही नहीं चाहिए, ओनली डिपार्टमेंट कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं, वो कैबिनेट मीटिंग में जाते हैं राजस्थान सरकार, संशोधन ही होने जाते हैं, संशोधन होने नहीं गया। यदि एनसीटी अपने लेवल पर काउंसिल मीटिंग में या कमेटी के आधार पर करती तो पार्लियामेंट से जाने की ज़रूरत नहीं थी, मान लेते और उसको मान लेते कि राज्यों से या किसी से राय लेने की भी ज़रूरत नहीं थी। लेकिन जब केंद्र सरकार करता है और ओनली केवीएस को मीटिंग में शामिल करता है, सवाल यहाँ खड़ा होता है और ये सवाल कोर्ट में भी खड़ा किया गया कि ओनली केवीएस को क्यों, बाकी राज्यों से भी, क्योंकि सभी की स्थिति जाननी चाहिए। जब एनसीटी एक बार मना कर देती है तो उससे ज़बरदस्ती करवाया जाता है, तब वो डायरेक्शन वर्ड यूज़ किया जाता है, गाइडलाइन नहीं। और जब डायरेक्शन वर्ड ज़बरदस्ती करवाया जाता है 23 मई के बाद, तो वो पॉलिसी बनाने की कोशिश करते हैं। तो आप पॉलिसी मैटर पार्लियामेंट या कैबिनेट में क्यों नहीं लेके गए, और एनसीटी का पावर ऑफ अथॉरिटी का रोल ख़त्म हो जाता है। अब काफ़ी लोग कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस मैटर की सुनवाई है, अब रद्द होगा या नहीं होगा। अब पूरी प्रोसेस मैंने बताई है आपको, पॉलिसी मैटर को लेकर के बहुत विस्तार से बताया मैंने। न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर सवाल आता है कि डीएलएडी कोर्स बंद हो रहा है, एनसीटी ने बोला है। एनसीटी ने यह भी बोला है, वो बोलते हुए शर्म आ रही है क्या, कहने में शर्म आती है कि बीएड भी कोर्स हम बंद कर रहे हैं। आईटीईपी नया जो कोर्स लेकर के आए हैं वही कोर्स रहेगा टीचर एजुकेशन के लिए, डीएलईडी और बीएड कोर्स दोनों बंद कर रहे हैं। वो बताने में शर्म आ रही है कि ओनली डीएलईडी कोर्स बंद कर, और वो 2030 के बाद न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू होगी और वो कोर्स 4 साल का, जब फर्स्ट बैच पास आउट होगा तब तक शॉर्टेज हो जाएगी बीएड डीएलईडी की भी, बीएड की भी। ऐसा नहीं होता है। और उन कोर्स हरियाणा के अंदर बंद करने की कोशिश की गई, हाईकोर्ट ने वापस चालू कर दिया क्योंकि उनका एग्रीमेंट बना हुआ था, ऐसे बंद नहीं कर सकते आप। और वो बीएड भी बंद होगा, ओनली डीएलएड नहीं होगा, वो दोनों साथ बंद होंगे। अकेला डीएलएड साथ एक बंद नहीं होगा, बीएड भी साथ में बंद होगा, ये ध्यान रखिएगा आप। अब जो बात पॉलिसी मैटर पर आई, पॉलिसी मैटर पर भी मैंने आपको बताया, 12 अप्रैल का लेटर भी आपको मैंने बताया 12 अप्रैल के लेटर में क्या है। और अब सवाल ये आता है, सबसे पहले पूरी ब्रीफ की देखा जाए कि एनसीटी ने 28 जून 2018 अधिसूचना को कैसे बनाई थी। तो इस बात को जब गौर से देखा जाए और गहनता से देखा जाए पूरी जड़ तक, तो केंद्रीय विद्यालय संगठन की मांग और केंद्रीय विद्यालय संगठन ही डायरेक्शन जारी करता है, उस डायरेक्शन को फॉलो करता है एमएचआरडी, उस डायरेक्शन को फॉरवर्ड करता है मात्र। तो बाद में एमएचआरडी का रोल कहाँ रहा? एमएचआरडी भी एक अपने आप से एक कठपुतली बन गई। जैसी पूरी की पूरी डिमांड केवीएस रखता है, वैसी की वैसी उस लेटर को कॉपी करके और वैसे के वैसे लेटर को वहाँ आगे भेज देते हैं। वही 6 मंथ का ब्रिज कोर्स, और 6 मंथ ब्रिज कोर्स का तो डिमांड 2010-11 के अंदर भी बोला था। उस समय एनसीटी ने स्वयं ने मना किया था लेटर का, और वो भी लेटर में दिखाऊंगा, वेट कीजिएगा आप, वो किस तारीख का है, कौन से कानून के तहत मना किया गया था, कौन सी में है, वो मैं पूरा बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा। लेकिन मना किया था एनसीटी ने, साफ साफ तौर पर मना कर दिया था, और ये कहा था कि डीएलएड के साथ अन्याय होगा,
वो चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है। और ये मात्र केवीएस डायरेक्शन देता है, धाराओं का उल्लेख करता है, एमएचआरडी सेम उसी धाराओं का उल्लेख करके आगे करता है, लेकिन केवीएस गाइडलाइन वर्ड यूज करता है, एमएचआरडी डायरेक्शन वर्ड यूज कर लेता है। ये कैसे पॉसिबल? पूरी की पूरे 13 अक्टूबर 2000 अधिसूचना का जो जारी की गई है एनसीटी की, वो पूरी डिफरेंट प्रोसेस से जारी की गई। इसलिए ये पूरी, यदि एमएचआरडी पॉलिसी मैटर बनाना चाहती तो उसके कहीं पर मीटिंग नोटशीट में कहीं पर पॉलिसी आता। जब पॉलिसी मैटर बनता है तो उसके लिए कंसल्ट किया जाता है, किस राज्य में कैसी स्थिति है, क्या परिस्थिति है। एजुकेशन के जो स्पेशलिस्ट हैं उनसे चर्चा की जाती है कि इसका क्या समाधान किया जाए। एजुकेशन के स्पेशलिस्ट और राज्यों से चर्चा क्यों नहीं की गई? चर्चा करनी जरूरी होती है। जो एक आईएएस बन जाता है तो ये जरूरी नहीं है कि वो सचिवालय में बैठा है तो वो एजुकेशन का स्पेशलिस्ट होता है। वो प्रशासनिक काम है, उसका मंत्रालय चलाने का काम है। हाँ, मीटिंग में, क्योंकि मंत्रालय के पास क्या पावर है, कैसे बनाने हैं, किस प्रोसेस से, वो उसके पास पावर है मैनेजमेंट करने का। सचिव बैठ गए, मंत्री जी बैठ गए और आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं, पॉलिसी बना रहे हैं। पॉलिसी ऐसे नहीं बनती, चर्चाएं होती हैं। जैसे अग्निवीर, अग्निपथ योजना के अंदर आपको मालूम होगा कि एलआईसी को उसमें थोड़ा शेयर बढ़ाए गए प्राइवेट के, तो उस पर भी चर्चाएं की जाती हैं, पार्लियामेंट तक ले जाया जाता है। कानून में तो संशोधन करवा रहे थे, पार्लियामेंट से किसान आंदोलन का बिल था, संशोधन ही तो किया, नया कानून लेकर के आए थे पार्लियामेंट से। पुराने कानून को बंद किया, उसमें संशोधन करके नया कानून लेकर के आए थे। बैंकिंग के अंदर नया कानून लेकर के आते हैं, और भी कई नए कानून लेकर के आते हैं, तो उसको पॉलिसी मैटर बनाते हैं। उन पॉलिसी मैटर को बनाने के लिए कैबिनेट से पास करवाते हैं, पार्लियामेंट तक लेके जाते हैं। अब जो लोग कहते हैं कि 2010 की 11 की, जिसमें बीएड को बाहर किया था, वो पार्लियामेंट से पास था, याद रखिएगा। और जिसमें वो 2010 की बात करते हैं कि वो 2010-11 के अंदर बीएड को बाहर किया था, वो कैबिनेट और पार्लियामेंट से पास था। और वो फुल्ली पावर एनसीटी के अंडर से पास हुए थे। और एनसीटी की काउंसिल की मीटिंगें हुई थी, काउंसिल की मीटिंग के साथ एजुकेशनल स्पेशलिस्ट से चर्चा हुई थी। कई राज्यों ने, कुछ राज्यों ने डिमांड रखी थी, वो भी हुआ था। तो संशोधन वाली बात अलग है। तो इसलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से एनसीटी 2018 अधिसूचना बनाने की पूरी प्रोसेस आपको बताई है। सुप्रीम कोर्ट से मेरे ओपिनियन के हिसाब से बीएसटीसी, जेबीटी, ईटीटी, डीएलएडी छात्र ही जीतेंगे। राजस्थान हाईकोर्ट ने एनसीटी के 28 जून 2018 अधिसूचना को ही रद्द नहीं किया है, उसके साथ साथ 30 मई 2018 एमएचआरडी के लेटर को भी रद्द किया है, क्योंकि डीएलईडी छात्रों ने उस लेटर को चैलेंज किया था एमएचआरडी की फाइल में, और वो लेटर रद्द हो गया है। उस लेटर को रद्द करने के पूरे ब्रीफ और डेटा दिखाए गए हैं और कारण बताए गए हैं। इसलिए, क्योंकि ये जो ब्रिज कोर्स की डिमांड कर रहे हैं तो बहुत पुरानी है, उसको एनसीटी बार बार मना कर रही है, उसको स्वीकार नहीं कर रही है। आज सवाल बहुत गंभीर है। बीएड के लोग कई तरीके से अपने सवाल बनाते हैं, अच्छी, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। कम से कम आप अपने वीडियो के माध्यम से, पोस्ट के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आप कानून पर तो चर्चा करने लगे। ये तो आपको कबूल करना होगा कि हम कानून पर चर्चा करने लगे हैं। आपकी क्वालिटी वीडियो की बढ़ गई है, आपकी पोस्ट की। अदरवाइज तो आप पे क्या करते थे, शामिल होगी, कोई नहीं रोक सकता। पावर ऑफ अथॉरिटी है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, और एक हंसने का काम। औरों को और सिखा दिया हंसने का काम।
कि इस हंसी के अंदर राज होते हैं। हंसना चाहिए खुलकर, क्योंकि इस हंसी से डर पैदा होता है। ये MHRD के NCT का जो कानून, जो पॉलिसी मैटर है या नहीं, 28 जून 2018 अधिसूचना बनाने की पूरी प्रक्रिया पूरी डिटेल के साथ हमको मैंने बताई। बाकी इस मैटर से रिलेटेड आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। कई तरह के सवाल और जवाब हैं, वो भी आपको समय समय पर देता रहूँगा। सुप्रीम कोर्ट से जो लेटेस्ट खबर आएगी वो भी दूंगा। और आप सभी का धन्यवाद। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए ताकि तमाम DLED छात्रों के पास आवाज़ पहुंच सके। धन्यवाद।